Good morning again. Welcome in chemistry sample paper solving class. Let's continue. Question number 9. Question number 9. Let's say addition of SBr to propane yield 2-bromopropane. एक्सप्लेन करो इसको एंड मैकेनिज्म भी लिखिए इसका। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन लिखने के बाद हम इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन, तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपको प्रोपीन लेना है और उसके ऊपर HBr का एडिशन कराना है। आफ्टर एडिशन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जो बना वो प्रोडक्ट बन रहा है 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखने के बाद इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो पहले उसने कहा है प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3 3 कार्बन हो गए। उसके बाद कह रहा है इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड लगाना है। बट कहाँ पे लगाएंगे डबल बॉन्ड, तो हमेशा जब कहीं भी डबल बॉन्ड का नंबर नहीं दिया है तो 1 के ऊपर कहीं भी लगा दीजिए डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हो गया प्रोप इन। वैलेंसेज को सेटिस्फाइड करेंगे CH3HCH2, रिएक्ट कराना है HBr से और प्रोडक्ट बनाना क्या है 2-ब्रोमोप्रोपेन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ से उस वर्ड को ढूंढना है जो नंबर ऑफ कार्बन एटम बताएगा, दैट रिप्रेजेंटेड बाय प्रोप मींस 1 2 3 3 कार्बन हो गए। उसके बाद इसको किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे। उसके बाद इसने कहा है 2-ब्रोमो, इट मींस 2 नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर Br जोड़िए 2-ब्रोमो, प्रोप बॉन्ड सिंगल रखिएगा, सारे के सारे एन हो गया। अब वैलेंसेज को सेटिस्फाइड कर दीजिए। तो आपको लेना ये है और बनाना ये है, तो एक बार कंपेयर कर लें कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो CH3 एज इट इज CH3 है, ये CH है, तो यहाँ CH है बट उस CH के ऊपर Br जुड़ गया। इसका मतलब आपको यहाँ पे एडिशन कराना है Br का, और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है। इसका मतलब यहाँ से एक जो पाई बॉन्ड है उसको हमें ब्रेक करना है। और उसके बाद ये CH2 है बट यहाँ CH3 है, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें जुड़वाना है हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर जब हम HBr का एडिशन कराएंगे तो हाइड्रोजन हमें यहाँ जुड़वाना है, Br हमें यहाँ जुड़वाना है। इट मीन्स यहाँ देखिए हाइड्रोजन को हमने वहां पे जुड़वाना है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा है तो ऐसा किस में होता है, ऐसा मार्कोनिकॉफ में होता है। क्योंकि जो बच्चा होता है वो बच्चा कहाँ पे जाकर के खेलेगा या कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ बच्चे ज्यादा होंगे। तो बच्चे यहाँ ज्यादा है इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है ना। तो अब मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन हुआ है, तो अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, तो देखिए रिएक्शन कई स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो स्टेप होगा उसके अंदर तो जैसे ही आप HBr को इस एल्कीन में डालोगे यही ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब आपको बताना है कि जैसे ये दोनों के दोनों यहाँ पर बनेंगे, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ जो H पॉजिटिव है वो क्या बना होगा, वो बना होगा इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो Br नेगेटिव है ये क्या बना होगा, ये बना होगा न्यूक्लियोफाइल। अब ये दोनों के दोनों बन गए, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। बगल में कौन बैठा हुआ है, एल्कीन। अब देखिएगा अगले स्टेप में क्या होगा, बगल में बैठा है एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एल्कीन है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर इस एल्कीन के ऊपर जुड़ने के लिए कौन जाएगा, H पॉजिटिव जुड़ने के लिए जाएगा या Br नेगेटिव, दोनों में से पहले कौन जुड़ने के लिए जाएगा। तो देखिए एल्कीन जो होती है उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वीक है, जिस कारण से यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के। तो जो एल्कीन है ना, याद रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये तो इलेक्ट्रॉन को याद रखेंगे रिपेल करेगा। तो यहाँ Br जुड़ने के लिए नहीं जाएगा, यहाँ H जुड़ने के लिए जाएगा। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के लिए वहां पे जाएगा। न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव यहाँ जुड़ने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन की पहले से डेंसिटी हाई है और वो भी
न्यूक्लियोफाइल है, मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से एक्सेस में है, तो अगर ये वहां जुड़ने के लिए जाएगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसका जो एडिशन वो इजीली नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप होगा उसके अंदर यहाँ जाकर के अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करने के लिए आएगा इलेक्ट्रोफाइल। हाइड्रोजन जैसे ही वहां जाकर के अटैक करेगा ऑब्वियसली बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। अब बॉन्ड की होमोलाइटिक ब्रेकिंग होगी या हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग होगी, तो हमेशा मैंने बताया है यहाँ पे कौन सा असर लगता है, संगत का असर लगता है। संगत के असर में देखिएगा ये खुद जो है ये एक आयन है, इसलिए जाकर के जब उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इनको क्या बनाएगा, इनको आयंस ही बनाएगा। अब आयन जब बनेंगे तो इसका मतलब हुआ बॉन्ड का कौन सा डिसोसिएशन होगा, यहाँ पे हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होगा। और हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होगा तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, आइदर ऑन CH2 और CH, दोनों में से किसी एक पर शिफ्ट होंगे। बट क्वेश्चन राइज होता है कि सर किसके ऊपर शिफ्ट होंगे, तो हम एक काम करते हैं यहाँ दोनों पर ही शिफ्ट करा लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ तो जैसे इधर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन तो ये नेगेटिव और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो उस केस में ये जो हाइड्रोजन है हमारा, ये हाइड्रोजन आकर के कहाँ जुड़ेगा, यहाँ इस नेगेटिव के साथ। और जैसे इसके साथ जुड़ेगा तो देखिए यहाँ से इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH3 CH CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कौन जुड़ गया आकर के, हाइड्रोजन। ये इंटरमीडिएट बनेगा। दूसरा कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, दूसरा जो इंटरमीडिएट यहाँ से बनेगा उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो इस तरफ शिफ्ट हुए हैं CH2 की तरफ, तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उस केस में ये जो H पॉजिटिव है आकर के यहाँ जुड़ेगा, तो फिर हमारा जो बीच में इंटरमीडिएट जो बनेगा वो इंटरमीडिएट हमारा ये बनेगा CH2, इस पे H जुड़ेगा। अब दोनों में से कोई ना कोई तो एक प्रोडक्ट बनना है, या तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को CH2 की टुवर्ड शिफ्ट होना है या उसने CH के डायरेक्शन में शिफ्ट होना है। तो हमने दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी लगा करके दो टाइप के इंटरमीडिएट बना लिए। अब आप इन दोनों टाइप के इंटरमीडिएट्स को देखिए और कंपेयर कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ जो इंटरमीडिएट बने हैं बोथ आर कार्बोकेटाइंस। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब इन कार्बोकेटाइंस में देखिएगा, ये कार्बोकेटाइन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन अनादर एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कार्बोकेटाइन होगा 1 डिग्री का। और ये जो कार्बोकेटाइन है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है अनादर 2 से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री का। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, विच वन इज मोर स्टेबल, हाँ वी नो दैट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो ये वाला इंटरमीडिएट जो है ये मोर स्टेबल होगा, जबकि ये वाला लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। इसलिए ये वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा। और उसके बाद अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड जो स्टेप होगा उसके अंदर होगा ये कि ये CH3 ये CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद में इसके ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई ना, तो वो जो Br नेगेटिव है वो बाद में जाकर के जुड़ेगा, यहाँ पे Br नेगेटिव और क्या बनेगा CH3 CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे H, इस तरीके से 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये होगी इसकी पॉसिबल मैकेनिज्म। तो ये जो रिएक्शन है ये इन 3 स्टेप में कंप्लीट होगी और इस तरीके से फाइनली जाकर के 2 ब्रोमोप्रोपेन यहां से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 9वां क्वेश्चन हो गया 9th नंबर का। अच्छा, इसी का एक और वाला पार्ट है। और वाले पार्ट के अंदर क्या लिखा है देखिए, और वाले पार्ट के अंदर इसने 2-3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है और वाले पार्ट में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देकर के इन रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। पहली जो रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन याद होना चाहिए, वुड में कुछ किस तरीके की फीलिंग आती है, बूट जैसी। और बूट कितने होते हैं, 2। तो याद रखना है यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन के अंदर आपको एल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है और एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराना होता है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसके साथ रिएक्ट कराना होता है, सोडियम के साथ रिएक्ट कराना होता है, ठीक है ना। तो एल्काइल हैलाइड जो है, उस एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और 2 ही सोडियम, क्योंकि बूट कितने होते हैं, बूट जो पहनते हैं वो 2 होते हैं, सूखे सूखे 2 समूह। तो ड्राई ईथर सूखे सूखे 2 समूह, इसका मतलब 2-2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे बेटा। एक Na इस X को ले जाएगा, दूसरा Na इस X को ले जाएगा और R से R जुड़ जाएगा, क्या बनता है RR,
और 2NaX। इट मीन्स क्या बनी है यहाँ पे एल्केन बनी है, और वो भी कौन सी वाली बनी है, हायर एल्केन बनी है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। ये एक जर्नल हमने लिखा है, अगर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेना चाहें तो CH3CH2Cl ऐसे लिखा जाए। यहाँ पर हम लिखते हैं ड्राई ईथर। अब अगर हमने वहां पे सोडियम डाल दिया हो तो सोडियम के साथ रिएक्शन हो जाएगी, और कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 2, तो ऑटोमेटिकली हमें एक और मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा। क्या यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ से निकल जाएगा 2NaCl, ये लीजिए, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। क्या बनेगा, CH3CH2CH2CH3। तो यहाँ जो बनी है वो बनी है ब्यूटेन और 2NaCl। ये दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है कि जर्नली हम इससे क्या बना सकते हैं, जर्नली इससे देखिएगा, इससे जर्नली इवन नंबर वाली, ऑड नंबर वाली नहीं बनेगी, इवन नंबर वाली एल्केन बनेगी। क्योंकि जो भी आप यहां से लेंगे, अगर उसमें इवन नंबर के अंदर कार्बन है तो इवन वाला ही होगा, और अगर उसमें ओड नंबर वाला कार्बन है तो ओड और ओड मिलके क्या बना देंगे, इवन। तो इसकी लिमिटेशन यही है कि जर्नली इसमें जो एल्केन बनती है वो कौन सी वाली बनती है, इवन कार्बन नंबर वाली एल्केन बनती है। इसका एक लिमिटेशन हो गया है। अगली रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है ये कौन देते हैं, बेंजीन, और बेंजीन के जो डेरिवेटिव होते हैं ना उनके अंदर ये वाली रिएक्शन होती है। तो हमारे सिलेबस में बेंजीन से रिलेटेड है, तो बेंजीन हम लेते हैं। अब इसके ऊपर रिएक्शन करानी है, फ्रीडल क्राफ्ट करानी है। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं एल्काइलेशन, और दूसरी रिएक्शन होती है जिसको कहते हैं असाइलेशन। एल्काइलेशन जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर जो बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप की एंट्री कराई जाती है, और असाइलेशन के अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर असाइल ग्रुप की एंट्री कराई जाती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के 2 टाइप है, अल्काइलेशन, असाइलेशन। अब क्वेश्चन में असाइलेशन बोला है तो हमें असाइल ग्रुप की एंट्री करानी है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं असाइल क्लोराइड के साथ, दैट इज असाइल क्लोराइड। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट, AlCl3। अब AlCl3 के बारे में हमें पता है बहुत अच्छा, क्या है, तलाक कराता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन मांगने की आदत होती है, लेविस एसिड होता है, ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन मांगता है, तलाक कराता है, ये यहाँ जा करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, जिससे क्या होता है, C और Cl का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बनते ही ये पूरी की पूरी स्पीशीज क्या बन गई है, ये बन गई है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, तब इसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, तो ये कहाँ जाकर रिएक्ट करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये जो बेंजीन आपने ली है इस पर है। अब ये देखिएगा इस बेंजीन में सारी पोजीशन आइडेंटिकल है इस समय, तो कहीं पर भी जुड़वा दीजिए, वहां से हाइड्रोजन को ये थप्पड़ मार के भगा देगा, बोलेगा चल भाग यहाँ से, और खुद जा करके वहां जुड़ जाएगा कार्बन के ऊपर। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन निकलेगा वो Cl के साथ कंबाइंड हो जाएगा, और फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बेंजीन। बेंजीन पर कौन जाकर के जुड़ जाएगा, याद रखेंगे C की तरफ से ये ऐड होगा तो COR बन जाएगा और HCl बाहर जाएगा। दैट रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, अब पहली बात तो हमें एलिमिनेशन पता होना चाहिए। यहां पर बीटा एलिमिनेशन पूछा है, तो एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन ये होता है कि जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करे और उस रिएक्टेंट में से कोई छोटा मॉलिक्यूल निकल करके बाहर चला जाए, छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर निकल के चला जाए, HCl निकल के चला जाए, या अमोनिया अगर उसमें से निकल जाता है, तो कोई मॉलिक्यूल उसमें से बाहर चला गया तो उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं, देखिएगा, जैसे अगर हम लेते हैं इथाइल एल्कोहल या एल्कोहल अगर हमने लिया है, ये लीजिए एल्कोहल अगर हमने लिया है, और इस एल्कोहल को अगर हम हीट कर देते हैं कंसंट्रेट H2SO4 डाल करके ऑलमोस्ट 433 टू 443 केल्विन पे, तो जैसे ही हम इस एल्कोहल के ऊपर ये कंसंट्रेट H2SO4 डाल के हीट करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। H2SO4 की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसमें एक प्रॉपर्टी H2SO4 की ये भी है कि ये डिहाइड्रेटिंग होता है। क्यों, क्योंकि
जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी वाटर के साथ जो एफिनिटी है ना, ये बहुत हाई होती है, पानी को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसलिए अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा देता है, इसमें से पानी निकाल देता है। अब जब इसमें से पानी निकालेंगे, अपने को क्या पानी निकालना, पानी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी निकालने के लिए दो चीज चाहिए, H और OH। OH कौन सा आएगा, तो याद रखिएगा OH तो जो दिख रहा है यही आ जाएगा, बट H कहाँ से लाना है, तो H जो है वो हम लेके आते हैं बीटा पोजीशन से, बीटा से। बीटा कौन सा होगा, OH जिस पर जुड़ा है दैट इज अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट इधर वाला और उधर वाला दोनों बीटा है, तो कहीं से भी आप क्या ले लेंगे, H, तो वाटर बाहर जाएगा। अब जैसे ही यहां से वाटर बाहर गया, क्या हो गया है, एक वैलेंसी जो है वो इसकी वैकेंट हो गई, एक इसकी, दोनों जुड़ के डबल बॉन्ड बना देंगे, वाटर बाहर और क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। इसके अलावा इसी तरीके के बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हैलोजन कंपाउंड्स में भी कंप्लीट होती है। अगर आप कोई हैलोजन कंपाउंड लेते हैं, जस्ट लाइक हमने इथाइल क्लोराइड ले लिया, और इस इथाइल क्लोराइड को अगर हीट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, बट जरूरी है कि बेस कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए, तो वहां पर भी कौन सी रिएक्शन होती है, बीटा एलिमिनेशन होती है। और यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, HCl का। अब HCl जब यहाँ से निकलेगा तो HCl के लिए H और Cl चाहिए, Cl तो यही आ जाएगा, बट H कहाँ से लाना है, तो फिर याद रखेंगे बीटा एलिमिनेशन है, H बीटा से लाना है। बीटा कौन सा होगा, Cl जिस पर बॉन्डेड है वो अल्फा, और अल्फा से नेक्स्ट कौन सा होगा, बीटा, तो H जो आएगा वो इस बीटा से आएगा, तो CH2, और यहाँ से आएगा H, HCl बाहर चला जाएगा, दोनों में डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, HCl बाहर क्या बन गई है, ईथीन, दैट इज बीटा एलिमिनेशन, दैट आल्सो नॉन एज बीटा एलिमिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है बीटा एलिमिनेशन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एन एल्कीन, कोई एल्कीन है ए, उसका ओजोनोलाइसिस कराया, गिव अ मिक्सचर ऑफ इथेनल एंड पेंटेन 3 ऑन, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ए। ए का स्ट्रक्चर बनाइए और IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है बेटा, एल्कीन के ओजोनोलाइसिस की बात हो रही है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्कीन का ओजोनोलाइसिस क्या होता है, तो एक बार अगर हम ये पूरी रिएक्शन पढ़ लें तो फिर हमें ये समझ में आ जाएगा। देखिए एल्कीन का ओजोनोलाइसिस ये होता है कि अगर हम कोई भी एल्कीन लें, तो मैं इस एल्कीन को जर्नल एल्कीन मान करके ऐसे लिखता हूँ। इसका जब ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, O3 के साथ कराते हैं। ओजोन टूटता है, किस किस में टूटता है, ओजोन से एक नेसेंट O बनती है और O। अब जैसे ही O बन गई है, O की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और 2 हो तो कहाँ जाके फंसेगी, बीच में। तो ये एक जो O है ना वो आके फंसती है यहाँ बीच में। फिर ये O2 है ना बेटा, ये O2 भी टूट जाएगा, इसका पाई बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, इनकी वैलेंसी 2 हो गई, और जब खाली वैलेंसी 2 हो तो कहाँ फंसेगा, बीच में। तो ये क्या करती है, जाकर के इस बॉन्ड के बीच में फंस जाएगी, जिससे क्या बनता है, जिससे देखिएगा कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड बन जाता है CH2। एक ऑक्सीजन इस बॉन्ड के बीच में आके फंस गई और दोनों के दोनों ऑक्सीजन मिलकर के इस बॉन्ड के बीच में आके फंस गई। ऐसा करके झोपड़ी जैसा एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बन जाता है। और ये जो झोपड़ी जैसा प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है, साइक्लिक प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओजोनाइड। अब ये जो ओजोनाइड यहाँ पे बनता है, इसका हमें कराना होता है हाइड्रोलाइसिस, लेकिन इसका जो हाइड्रोलाइसिस है ना वो ऐसा नहीं होता, इसका रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस होता है। इट मींस हाइड्रोलाइसिस में इसका रिडक्शन हो जाता है। तो इसको याद कैसे करना होता है कि इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो पानी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, पानी प्योर होना चाहिए। प्योर पानी कहाँ का होता है, गंगा का। गंगा कहाँ रहती है, शिव जी की जटाओं में, और शिव जी का हथियार कौन सा होता है, त्रिशूल। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ना तो हमें बेटा त्रिशूल चलाना होता है ऐसे। तो अब ये जो ऑक्सीजन है इसको ये जिंक पकड़ लेता है बेटा, ठीक है ना। और अब क्या बच गया, अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से तो एक वैलेंसी इसकी और एक इसकी, दोनों जुड़ के डबल बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बन जाता है, RCH एज इट इज, और डबल बॉन्ड करके बन जाएगी एल्डिहाइड। और यहाँ से क्या बनता है, CH2 और एक वैलेंसी इसकी एक इसकी, दोनों कंबाइंड होकर बना देते हैं डबल बॉन्ड को। तो दोनों के दोनों एल्डिहाइड कीटोन्स बन जाते हैं और एक ऑक्सीजन जिंक के साथ चली जाती है। दैट इज रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड, और यहाँ से हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स बन जाते हैं। अब ये तो हो गया उस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म। हालांकि इसके हाइड्रोलाइसिस का भी मैकेनिज्म होता है, बट वो हमें याद नहीं रखना, हम इसको सीधा ही इस तरीके से याद रखेंगे।
अब देखिए इसी रिएक्शन को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें, ओजोनोलाइसिस की ये जो रिएक्शन है, अगर इसी रिएक्शन को हम शॉर्ट में समझना चाहें तो शॉर्ट में देखिएगा कैसे समझेंगे इसको। देखिए शॉर्ट में इसको इस तरीके से समझेंगे हम कि हमने लिया क्या है, हमने जो लिया है वो ली है कोई एल्कीन, ये एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ओजोन से। अब समझिए इस ओजोन के अंदर है 3 ऑक्सीजन, एक जो ऑक्सीजन है वो तो जिंक लेकर के जा ही रहा है, और देखिएगा एक ऑक्सीजन जो है ना वो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इसके साथ जुड़ रही है, और एक ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इसके साथ जुड़ रही है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसमें ये बन रहा है CH डबल बॉन्ड O इसके साथ जुड़ गया और CH2 डबल बॉन्ड O इसके साथ जुड़ गया। फाइनली हमारे यही प्रोडक्ट बनते हैं, चेक कर लीजिए यही प्रोडक्ट बने। ठीक है ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझिए। इस क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि भाई आपके पास में कोई ए एल्कीन है, पता नहीं कौन सी है, उसका हम ओजोनोलाइसिस कराते हैं। तो पहले ओजोन रिएक्शन करेगी, फिर इसका हम रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। अब प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं वो सुनिएगा। प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे बन रहे हैं ना उसमें से एक प्रोडक्ट बन रहा है प्रोपेनॉल, नहीं इथेनल बन रहा है, सॉरी। एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स उसने लिखे हैं। इथेनल एंड पेंटेन 3 ऑन, इथेनल एंड पेंटेन 3 ऑन। तो जो प्रोडक्ट यहां से बन रहा है उसमें से एक जो प्रोडक्ट है वो है हमारा इथेनल और एक है पेंटेन 3 ऑन। एक प्रोडक्ट है हमारा ईथ एन और अल, और एक है पेंट एन और 3 ऑन। ये दो प्रोडक्ट बने हैं। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए एल्कीन क्या होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट है उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। इथेनल, इथेनल का मतलब ईथ एन और अल। ईथ का मतलब कितने कार्बन, 2। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल का मतलब एल्डिहाइड, तो एक कार्बन पे एल्डिहाइड बना दो, वैलेंसी को पूरी कर दो, ये हो गया इथेनल। दूसरा क्या है, पेंट एन 3 ऑन। तो पेंट से स्टार्ट करेंगे। पेंट का मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। उसके बाद एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर क्या कहता है 3 ऑन, तो 3 नंबर का जो कार्बन उस पर ऑन का मतलब कीटोन, कीटोन बना दो 3 वाले। तो ये लीजिए, बाकी की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर दो, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया पेंटेन 3 ऑन। तो ये दो प्रोडक्ट बने हैं। तो बताइए अब इसका ओजोनोलाइसिस, कौन सी एल्कीन ऐसी हो जिसका ओजोनोलाइसिस कराने पर ये दोनों बने। तो अब इसका रिवर्स अगर जाना है तो इनके जो ऑक्सीजन है ना इनको हटा दीजिए, और ऑक्सीजन को हटा करके इनके बीच डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो आपकी वो एल्कीन निकल करके आ जाएगी। क्या एल्कीन आ गई है, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और इसके ऊपर क्या जुड़ा है, CH2 CH3 और एक और CH2 CH3। तो ये वो सुटेबल एल्कीन होगी जिसका हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो इथेनल और पेंटेन 3 ऑन मिलेगा। अब इसका हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। IUPAC नाम लिखना होगा तो लंबी से लंबी पहले चेन बनाएंगे, फिर इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया है। तो पहले हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखेंगे, फिर कार्बन को लिखेंगे, फिर बॉन्ड को लिखेंगे, और लास्ट में किसको लिखते हैं, मेजर फंक्शनल ग्रुप को। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, दैट इज इथाइल। इथाइल लिखेंगे, इथाइल 3 नंबर पे है, 3 इथाइल। उसके बाद कार्बन 1 2 3 4 5 है तो क्या लिखेंगे, एंड बॉन्ड कौन सा है, डबल। डबल है क्या लगाएंगे, इन, और इन कितने नंबर वाली है, 2 वाली, 2 इन। MFG कोई है नहीं, छोड़ देंगे, 3 इथाइल पेंट 2 इन। ये हमारा होगा इसका IUPAC नाम। तो ये वो सुटेबल एल्कीन है जिसके ओजोनोलाइसिस कराने से हमें इथेनल और पेंटेन 3 ऑन मिलेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 के और में ही क्या कह रहा है, ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स-2-ईन। हेक्स-2-ईन इसका सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाइए, और बताइएगा विच आइसोमर विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ही होगा उसको आप आइडेंटिफाई करो। तो अब ये जो बात है ये कहां से पहुंच गया है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहुंच गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। This question should be related with geometrical isomerism.
अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो देखिएगा जब भी कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए, चाहे वो एल्कीन में आ जाए, चाहे ऑक्सिन में आ जाए, या फिर कहीं और हो, तो जनरली एल्कीन के अंदर होती है। तो एल्कीन में जब भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है ना, तो उसके कारण से यहाँ फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। अब अगर इसके ऊपर जुड़ने वाले दोनों के दोनों एटम और ग्रुप, और इस पर भी जुड़ने वाले एटम ग्रुप अगर ये अलग अलग है, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों भी डिफरेंट, तो फिर इस वाले कंपाउंड के ना दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर तो यही हमने बना दिया है, और दूसरा स्ट्रक्चर ये बन सकता है, क्या बन सकता है कि इसका ए इधर, बी इधर, और इसका बी इधर जोड़े और ए इधर। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होने के कारण फ्री रोटेशन बंद हो जाता है, और जिससे उसके दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर बने, अलग अलग अरेंजमेंट बने, तो इन दोनों अरेंजमेंट को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये फिनोमेना कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इन दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अलग अलग नाम दिया जाता है। कैसे देते हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके अलोंग देखना है, इसके अलोंग देखो, सेम ग्रुप अगर एक तरफ हो तो उस आइसोमर को हम कहते हैं सिस, और डबल बॉन्ड के अलोंग सेम जो ग्रुप है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इस आइसोमर को हम क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। अब बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है इसकी हेक्स 2इन की बात कर रहा है। तो पहले हेक्स 2इन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हेक्स 2इन बनाइएगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन को, कितने कार्बन है ढूंढेंगे, 6, तो 6 कार्बन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2इन। अब नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 5 6 हो गया है, 2 के ऊपर इन, तो 2 के ऊपर डबल बॉन्ड लगा दो, दैट इज हेक्स 2इन। अब वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे, तो वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे तो CH3 CH2 CH2, इसके ऊपर एक H, इस पे एक H और इस पे CH3। अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो कंपाउंड हमने लिखा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो रोटेशन बंद हो गया, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब दो बनेंगे या नहीं बनेंगे ये भी चेक करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि ये दोनों के दोनों जो बॉन्डेड एटम है ना, इनके ऊपर डिफरेंट एटम ग्रुप होना चाहिए। तो इसके ऊपर दोनों अलग अलग हैं और इस पूरे के ऊपर भी दोनों एटम ग्रुप अलग अलग है। इसका मतलब ये हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो इसलिए इसके दो आइसोमर बनेंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। आप दोनों बना देते हैं सिस और ट्रांस। तो कैसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, इसके ऊपर दो एटम ग्रुप, इस पे भी दो एटम ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, दो एटम और ग्रुप। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा ये ग्रुप जुड़ा है, कौन सा, CH3 CH2 CH2, और एक इसके ऊपर कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। इसके ऊपर क्या जुड़ा है, एक CH3 और एक कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। इसके ऊपर CH3 CH2 CH2 एक हाइड्रोजन। अब इसका हम उल्टा कर देते हैं, हाइड्रोजन ऊपर CH3 नीचे लगा दें, तो ये आपके पास में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए हैं। अब इनमें से सिस ट्रांस कौन सा होगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके अलोंग देखना है, इसका अलोंग देखिएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में ना, तो ये वाला कहलाएगा सिस, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में अलोंग विद डबल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो देखो बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, ये जो आइसोमर्स होते हैं ना, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डिपेंड करता है उनके डाइपोल मोमेंट के ऊपर। तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट निकाल करके चेक कर लीजिए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे सिस जो होता है आइसोमर, उसका डाइपोल मोमेंट हाई होता है, और ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसा होता है, लो होता है। इसलिए जो सिस आइसोमर होता है उसका बॉइलिंग जो पॉइंट है वो कैसा होता है, हाई, और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात आ जाए तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और वो डिपेंड करता है उनके अरेंजमेंट के ऊपर। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ट्रांस वाले होते हैं, ट्रांस जो एल्कीन होती है, उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो उनके मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस का ज़्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सिस वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि सिस वाले का डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा होता है इसलिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आगे के कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।